सदियों से जब भी दोस्ती की बात आती है तो श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती का उदाहरण दिया जाता है। बाद में भारत में जो फिल्में बनी, कई दोस्तों की नाम पर फिल्में बनी, गाने गाए गए, जिसमें शोले फिल्म का वो गाना सबको याद होगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और आखिर क्यों पिक्चर का गाना, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, ज़िंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। आप समझ सकते हैं कि कौन से गाना गुनगुनाने वाले ज़्यादा मिलते हैं। अक्सर लोग मिलते हैं कि फला व्यक्ति जो विधायक, सांसद या मंत्री है, ये हमारे साथ पढ़ते थे, हम लोग एक ही मोटरसाइकिल से, स्कूटर से जाते थे कॉलेज, एक ही रूम में रहते थे, एक ही कप में चाय पीते थे, लेकिन जब से ये विधायक, मंत्री या सांसद बने हैं तब से पहचानते नहीं हैं। लेकिन पूरी तरह से निराशा नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जो दोस्ती को कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं और दोस्त उनका कितना भी लो प्रोफाइल स्थिति में हो, लेकिन वो दोस्ती को सबसे पहले रखते हैं। ऐसे ही हम आज एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो दोस्ती के लिए उदाहरण दिए जाते हैं, खासकर राजनीति में जो हाई प्रोफाइल पदों पर रहे हो। सलिल बिश्नोई जी आज हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। आप उत्तर प्रदेश में 3 बार से विधायक रहे, वर्तमान में विधानसभा परिषद के सदस्य हैं और विभिन्न कमेटियों में जो विधानसभा की पावरफुल समिति जैसे लेखा समिति, उसके और भी समितियों के सदस्य हैं। और इसके पहले अनेक पदों पर भाजपा में प्रदेश महामंत्री, उपाध्यक्ष, अभी भी उपाध्यक्ष हैं। और आपको याद होगा जब भारतीय राजनीति में परिवर्तन का दौर आया था तब वाराणसी सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट थी। उस लोकसभा सीट के 2014 से 2019 तक आप प्रभारी भी रहे, लेकिन कभी कुछ वो अहंकार है, कभी कुछ नहीं, हमेशा लो प्रोफाइल रह के काम करने की इनकी जो एक प्रवृत्ति है, उसके कारण इनका जो जुड़ाव है, पार्टी हर उस मोर्चे पर इनको आगे भेजती है जहां विपरीत परिस्थितियां होती हैं। तो आज हम उनके राजनीति से अलग हटकर उन विषयों पर बात करेंगे जो उन्होंने एक सफ़रनामा शुरू किया है, दोस्ती के 50 साल। दरअसल जब झांसी में वो पढ़ते थे ग्रेजुएशन के समय, उनके जो क्लासमेट थे, ऐसे 11 दोस्तों की उन्होंने एक ग्रुप बनाया और साल में एक बार मिलने का तो तय किया ही, लेकिन इस बीच किसी के जीवन में, परिवार में सुख दुख आ जाए तो सब जाके मिलकर वहाँ पहुँचते हैं। जैसे जब भी बिश्नोई जी चुनाव लड़ते हैं तो इनको बिना बताए इनके दोस्त उस सीट पर पहुँच जाते हैं और अपना अपना दायित्व निभा लेते हैं। और बिश्नोई जी भी कभी अपने दोस्तों को विस्मृत नहीं करते। राजनीति में आप बहुत अच्छी जगह से हैं, लेकिन बाकी दोस्त अपने व्यापार, बिजनेस में, कुछ सर्विस से रिटायर्ड हो चुके हैं। तो आज आपका भोपाल आना किस संदर्भ में हुआ? एक हमारे बड़े पुराने दोस्त थे उसी दौर के, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, श्री सुरेश रावत जी, यहीं भोपाल के रेलवे स्टेशन पर वो रिजर्वेशन काउंटर में थे और बाद में सुपरिटेंडेंट बन के रिटायर हुए। वो हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं। हम लोग उन्हें दाऊ कह के बुलाया करते थे और एक सीनियर दोस्ती में उम्र में जरा हम लोगों से 1-2 साल बड़े थे, तो हम लोग उनको दाऊ कह के सम्मान दिया करते थे। उन्हीं की शादी की 50वीं सालगिरह पर हम सब दोस्त लोग आज यहाँ भोपाल में इकट्ठे हुए थे। आपको ये ख्याल कैसे आया जब आप इतने राजनीति में व्यस्ततम रहते हैं, आपके हाई प्रोफाइल रिलेशन हैं, फिर भी आप उन दोस्तों को भूले नहीं और ये मिलने का कैसे आपने सोचा? देखिए, झांसी से मेरा एक विशेष लगाव रहा। यद्यप मैं सिर्फ 2-3 साल झांसी में रहा, विद्यार्थी परिषद का काम किया, विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था, उसी समय इन सब लोगों से संपर्क हुआ। कुछ हमारे क्लासमेट थे, कुछ दूसरे कॉलेज में पढ़ते थे। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से इनसे मित्रता हुई, लेकिन वो मित्रता बराबर कंटिन्यू बनी रही। चाहे हमारे परिवार में कोई सुख दुख हो, चाहे हमारे इन मित्रों के परिवार में कोई सुख दुख हो, हम लोग एक दूसरे को हमेशा याद करते रहे, मिलते रहे। मेरा झांसी आना जाना हमेशा बना रहा और इसी कारण से इन सब मित्रों की एक रही। उसी बीच में जब हमको लगा कि व्यस्तता हम सबकी बहुत बढ़ती जा रही और हम सब सीनियर सिटीजन हो गए, तो अब थोड़ा सा ये भी महसूस करने लगे, अकेले मत जाओ, ये मत जाओ, परिवार के लोगों का दबाव रहता, अकेले मत जाइए, ये सब करिए। तो हम लोगों ने सोचा कि अपने दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप बना जो पुराना है हमारा, उसी को एक मिलने का कोई एक माध्यम बनाया जाए। तो हम लोगों ने एक बार तय किया आज से 3 साल पहले कि हम लोग साल में एक बार मिला करेंगे। तो फिर ये हुआ इस ग्रुप का नाम क्या दिया जाए, तो इस ग्रुप का नाम दोस्ती के 50 साल दिया गया।
और हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत राजा राम के दरबार ओरछा से की, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपनी फरारी के दिन काटे। तो वो पुराने अपने प्राचीन काल और वर्तमान नए काल दोनों से ओरछा की एक अपना महत्व था। तो हम लोग ओरछा में इकट्ठे हुए, बेतवा के किनारे हम लोगों ने एक होटल में कैंप जैसा लगाया, अपने टेंट में रहे, टेंट सिटी में, और उसमें हम लोग परिवार सहित आए सब लोग और सब ने भाग लिया। वो हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा और हम सबको लगा कि हम लोग 2 दिन तक बैठे, बराबर एक दूसरे के सुख दुख की बात की, परिवार की बात की। उसके अलावा फिर दूसरे साल हम लोग जो है मथुरा वृंदावन में मिले। वहीं मथुरा वृंदावन में हमने तय कर लिया कि अगली साल हम लोग शिवपुरी में मिलेंगे। और हर साल हमारा एक दोस्त होस्ट करता है, वो उसकी सारी व्यवस्था करता है। इस तरह की व्यवस्था बनाई है, तो ये चल रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए सारे दोस्त आ रहे हैं। कोरोना काल की यादें सबके पास अच्छी बुरी सब प्रकार की हैं। किसी के लोग बच गए, किसी के चले गए, उसमें कई दोस्त बिछड़ गए, परिजन बिछड़ गए। उसी के बाद ये दोस्ती के 50 साल वाली उत्पत्ति हुई। तो ये समझ सकते हैं आप कि कितना लगाव रहा होगा। आप जो ये मिलन करते हैं, जैसे ओरछा में आपने पर्यावरण पे दोस्तों को काम करने के लिए आपने तय किया, मथुरा वृंदावन में आपने गौ सेवा का एक तरह से संकल्प लिया, अब जो शिवपुरी में आप मिलने वाले हैं 2026 में, उसमें आप कौन सा विषय चूज कर रहे हैं? हम सब लोग बैठते हैं, सब लोग आपस में बैठ के किसी सामाजिक समस्या पे भी चर्चा करते हैं। तो हम में से हम ही अकेले राजनीति में, बाकी हमारे सारे दोस्त सोशल हैं, किसी न किसी संस्था से सब जुड़े हुए हैं। तो इस नाते हम लोग उन समस्याओं पे विचार करते हैं और फिर उसके हिसाब से हम लोग एक कोई टॉपिक लेके उस पर सब लोग सामूहिक रूप से काम करने का आपस में निश्चय करते हैं। और पूरे 1 साल तो हम लोग विशेष अभियान चलाते हैं। उसके अलावा भी अपने जीवन में जब मौका मिले तब हम पर्यावरण के लिए काम करेंगे, तब हम गौ सेवा के लिए काम करेंगे। अब अगला विषय हमें लगता है कि संभावित हम लोगों की उम्र को देखते हुए वृद्धा आश्रम का होगा। तो हम लोग सोचेंगे कहाँ बुजुर्गों के रहने की ज़्यादा अच्छी हो, जो सबके साथ बीतती है। और आजकल जिस तरह से परिवारों का कायाकल्प होता चला जा रहा, छोटे छोटे परिवार होते जा रहे हैं, बच्चे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में चले जाते हैं, फिर लौट के अपने मूल स्थान पे नहीं आते हैं, माता पिता का बुढ़ापा अपने अकेलेपन में ही गुजर जाता है। तो ये तमाम ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जिन पे हम लोग विचार कर सकते हैं, लेकिन ये विचार का जो निर्णय होगा वो सामूहिक होगा। आप जिस तरह से चिंता करते हैं, हम देख रहे हैं कि आजकल संबंधों में बहुत विश्वास खोता जा रहा है, विश्वास नहीं बच रहा है। दोस्ती में तो बहुत दगे की कहानियाँ हैं ही, और संबंध में पति पत्नी की कितनी स्टोरी आ रही, परिवार में कलह बढ़ रहे। तो इसका आप क्या कारण मानते हैं और क्या समाज को देखिए दुबे जी, एक बात आप समझ लीजिए, पद प्रतिष्ठा धन दौलत ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, आना और जाना लगा रहता है। सिर्फ आपके संबंध अगर अच्छे हैं तो संबंध परमानेंट होते हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानना है। कुछ लोग संबंधों का भी व्यवसायीकरण कर लेते हैं और उसका समय के अनुसार उपयोग करते हैं, लेकिन हम और हमारे दोस्त, हमारा जो ग्रुप, हम लोग संबंधों में विश्वास रखते हैं। और हमारी तो इच्छा ये भी होगी कि एक बार हम अपने बच्चों का भी एक साथ गेट टुगेदर करा दें, जिससे वो भी आपस में एक दूसरे को पहचान लें और उनको कभी मिलें तो ये ध्यान रखें, अरे इनके पिताजी हमारे पिताजी के दोस्त थे। ये चलती रहे परंपरा। हम लोग कुछ थोड़ा सा अलग हटके करना चाहते हैं। अब देखिए प्रभु की जितनी कृपा रहे, जो भी हो जाए संभव। क्योंकि बिश्नोई जी राजनीति में बहुत सक्रिय हैं, अनेक पदों पर हैं, तो एक राजनीतिक प्रश्न बनता है कि आप वाराणसी के प्रभारी रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमज़ोर स्थिति क्यों पड़ी चुनाव के दौरान, काउंटिंग के दौरान जिस तरह की चर्चा हुई, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति जातवाद पर बहुत आधारित हो गई है। ये देश के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा एक उभरता हुआ खतरा है। लेकिन अब राजनीति में हम हैं तो कोई साधु संत तो है नहीं, हमें भी उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनानी पड़ती है। उसमें हमको ऐसा लगता है कि एक तो सामाजिक परिस्थितियां थोड़ी सी हमारे साथ नहीं थी, और दूसरा हमारा कार्यकर्ता बहुत अति आत्मविश्वास में था
कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, उनके अलावा कौन टिक पाएगा, कौन क्या कर पाएगा। तो थोड़ा सा हमारा जो है निगलिजेंस जो हमारी थी वो हमको भारी पड़ गई और इस रूप से हो गया। बाकी बनारस का जिस तरह से प्रधानमंत्री रहते हुए, वहाँ के सांसद रहते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कायाकल्प किया है, वो हम लोग सोच नहीं सकते हैं। आज वाराणसी हमारा सबसे व्यस्ततम टूरिस्ट प्लेस बन गया है। एक जो धार्मिक टूरिज्म का एक दौर चल निकला है कोरोना के बाद में, उसमें बना काशी सबसे नंबर 1 है और सबसे अधिक सुविधाएं वहाँ के टूरिज्म को मिल रही हैं। जो परिवर्तन मोदी जी ने वहाँ के सांसद रहते हुए किया है, वहाँ की सीवेज, वहाँ की ड्रेनेज, ऐसी बेसिक बातों पे जिस पे कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है। और मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री होते हुए बनारस की छोटी छोटी बातों कमियों को समझा। उन्होंने सड़कों का चौड़ीकरण कराया, बाबा विश्वनाथ मंदिर के दरबार का जो कॉरिडोर बनवाया, गंगा की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब हम आते हैं और बाबा के छत्र को देखते हैं तो सीना हमारा गर्व से चौड़ा हो जाता है। पहले पतली पतली गलियाँ थी जिनमें घुसना मुश्किल होता था, उसमें नंदी बाबा घूमते रहते थे, हमेशा किसी के पैर पे अगर नंदी बाबा ने पैर रख दिया तो चोटिल हो जाता। लेकिन अब ये स्थिति हो गई कि मुख्य द्वार तक हम लोगों की गाड़ियाँ चली जाती हैं, आम आदमी की चली जाती हैं। तो वहाँ का बाजार सरसब्ज हो रहा है, वहाँ का व्यापार बढ़ रहा है। होटल तो वहाँ इतने सरसब्ज हो गए हैं कि किसी होटल में जगह नहीं मिलती है। ये सारी बातें जो एक अच्छे दूरदर्शी प्रधानमंत्री को देखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मोदी जी देख रहे हैं। हो गया एक इंसिडेंट, एक दुर्घटना हो जाती, वो एक कहावत है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो उसी सावधानी हटने में ये दुर्घटना हो गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के मत प्रतिशत कम हो गया। जी, आप उन नेताओं को क्या मंत्र देना चाहते हैं जो पदों पर पहुंचते ही अपने दोस्तों को भूल जाते हैं, अपने समर्थकों को भूल जाते हैं और एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में पार्टियां करने लगते हैं? नहीं, हम किसी को कोई संदेश देने वाली स्थिति में नहीं है। हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं कि अपने पुराने साथियों को, अपने कष्ट के समय में, अपने सुख दुख में साथ देने वाले साथियों को हमेशा याद रखना चाहिए। बाकी सब तो आना जाना है, संबंध परमानेंट हैं, दोस्त परमानेंट होते हैं जो आपके हर सुख दुख में आपके आंसू पहुंच सकते हैं। इसलिए दोस्ती को भी हम उसी तरह से लें जैसे अपने परिवार में बाप बेटे का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, भाई बहन का संबंध है। उसी स्तर पर रख के हम दोस्ती के संबंधों को निभाने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि हो सकता है आर्थिक और भौतिक रूप से आपको थोड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन मानसिक रूप से आप बहुत सशक्त रहेंगे जब अगर मित्र आपके साथ रहेंगे। ये थे सलिल बिश्नोई जी, जिन्होंने संबंधों की संपदा अर्जित की है और संबंध भी दोस्ती के संबंध, बचपन के साथियों के संबंध, कष्ट के दिनों के लोगों के संबंध। तो ये जो संबंधों की श्रृंखला है, मैं अपेक्षा करूंगा समाज में और नेताओं से ये संबंधों की श्रृंखला रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, जिससे कि समाज में कभी निराशा न फैले। क्योंकि जब कृतज्ञता आती है जीवन में तो वे दोस्त बहुत निराश होते हैं, कुंठा में चले जाते हैं कई बार, जिन्होंने साथ दिया और जब आप पद पे आए तो उनको भूल गए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, व्यवहार की चीज़ें हैं, लेकिन इससे समाज स्वस्थ होगा, देश मजबूत होगा और हमारी जो परंपरा है श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती की, वो भी समृद्ध और गौरवशाली बनी रहेगी। आज बस इतना ही। कभी किसी और शख्सियत के साथ हम सार्थक संवाद करेंगे, तब तक आप देखते रहिए सार्थक संवाद।